हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज़ है जिसमें आज हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करा चुकी हूँ। ये थर्ड चैप्टर कौन सा है? स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, जो टीले थे, टीलों से हमें क्या मिला, भौतिक अवशेष कौन कौन से मिले, ठीक है, और कौन कौन से बर्तन यूज़ किए जाते थे, टीलों की खुदाई की किस तरह की खुदाई थी, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और टीले के उत्खनन किस तरह से किया जाता है, ठीक है, अनुलंब और क्षैतिज, ये जो दो प्रकार हैं वो पढ़े हमने। हमें कब कब टाइम के सिक्के मिले हैं और कितनी पुरानी सभ्यता थी। उसके बाद जो पत्थर के बड़े बड़े पाषाण रख देते जिन्हें महापाषाण या मेगालिथ बोलते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। आर्कियोलॉजी क्या होती है, पुरातत्व क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। किस तरह से उत्खनन करके फिर हम ये जानते हैं कि कब के टाइम की ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रेडियो कार्बन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो C14 जो कार्बन का आइसोटोप है उसका यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली। अब हम यहाँ पे सिक्के, अभिलेख ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं वो। ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं पांडुलिपियों की। देखिए, सिक्के हम पढ़ चुके हैं, सिक्कों का क्या महत्व है, कौन कौन से टाइम के, कब ज़्यादा सिक्के चले, कब कम, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बाकी जब हम जैसे मौर्य काल पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम वापस पढ़ेंगे कि मौर्य के टाइम पे किस तरह के सिक्के थे, क्या था इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हमने ये जाना कि सिक्के क्या है, कब चलते थे और किस तरह के थे। ठीक है, फिर हमने अभिलेख के बारे में जाना। अभिलेख क्या होता है? पत्थर पर लिखा हुआ होता था। ठीक है, उसकी स्टडी को क्या बोलते थे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। ओके, अब बात आती है पांडुलिपियों की। ये अभिलेख की तरह ही होती हैं, लेकिन ये अभिलेख नहीं होते, इनको आप अभिलेख नहीं बोल सकते। जैसे आप दिख रहे हो, ये पांडुलिपियाँ हैं, यहाँ इमेज में आपको दिख रही हैं। प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी की हमारे पास अभी तक मिली जो है वो सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ हैं। ठीक है, ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्र पर, तालपत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है, भोजपत्र, तालपत्रों पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ। ठीक है, अभिलेख जो होते थे वो पत्थर पर लिखे जाते थे इनिशियली। ठीक है, ये समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत में मिली हैं, कश्मीर और नेपाल में मिली हैं। ठीक है, ओके। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में पांडुलिपियाँ जो है वो पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। अच्छा, क्या आपको एक एक चीज़ याद रखनी है? तो नहीं, एक एक चीज़ आपको याद नहीं रखनी। आप बस सुनते जाइए स्टोरी की तरह, और आपको थोड़े दिन बाद ये समझ आएगा कि हाँ, किस तरह से चीज़ें लिंक होती जा रही हैं, और ऑटोमेटिकली आपको सब याद हो जाएगा। आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे बस। ओके, तो पांडुलिपि क्या होती थी? इस तरह से भोजपत्र और तालपत्रों पर लिखी जाती थी, पेपर तो होता नहीं था। ठीक है, और ये कहाँ पर मिली हैं? पूरे भारत में मिली हैं। संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं हमें, दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं ज़्यादातर। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं वेद की। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सभी जानते हैं कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। तो हिंदुओं के धार्मिक साहित्य जिनमें वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ये सभी आते हैं। ठीक है, हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसका टाइम कब से कब तक का है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। क्या ऋग्वेद के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है? नहीं, हम ऋग्वेद को अलग से भी पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना पता होना चाहिए। इसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है? देवताओं की स्तुतियाँ हैं, कर्मकांड वगैरह के बारे में नहीं लिखा है। उसके बाद हमारे 3 और वेद आए, और ये अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं, इनमें से ये 2, एक ये और एक है सामवेद। ठीक है, सामवेद, ये 4 वेद हैं। और ब्राह्मण,
आरण्यक और उपनिषद, ये सभी है। इन सभी का टाइमिंग कब से कब तक का है, तो 1000 से 500 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो सबसे पहले वाला आपको पूछा जाता है तो ऋग्वेद है, उसके बाद ये सभी आए। ठीक है, अब यहाँ तो मेनली क्या था, देवी देवताओं की स्तुतियों के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद में क्या आया, तो कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान। कर्मकांड मतलब कि कैसे करना चाहिए, जैसे विधि विधान नहीं बताते आपको, होम करो, ये करो, फिर इसके बाद ऐसे प्रोसेस करो, पहले तिलक लगाओ, ये करो, तो इस तरह का बेसिकली कैसे करना चाहिए आपको। ठीक है, वो सब चीज़। फिर जादू टोना, ठीक है, ये सभी चीज़ें वैदिक साहित्य की स्तुतियों के साथ साथ ये सब भी आ गए थे। ठीक है, और फिर उपनिषद में दार्शनिक चिंतन है। दार्शनिक चिंतन मतलब कि जैसे कि फिलोसॉफी की हम बात करते हैं कि सब मोह माया है, इस नश्वर शरीर को छोड़ के जाना है टाइप की बात है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग। ठीक है, अब ये सब जो इतनी टफ चीज़ें थी, भारी भरकम चीज़, इन सबको समझे कैसे, तो इसको समझने के लिए वेदों के अंग वेदांग बनाए गए। वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, मतलब इन सबको समझने के लिए हमें वेदांग बनाए गए, और 6 वेदांग हैं। ठीक है, ये हम जब वेद और वेदांग पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेदांग कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा, उच्चारण विधि, मतलब बेसिकली आप जो लिखा हुआ है ना संस्कृत में उसको बोलना कैसे, जैसे ओम, तो प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कल्प, कर्मकांड, ठीक है, किस तरह से प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे कैसे आप होम वगैरह ये सब कुछ करोगे, हवन कैसे करोगे, ये सब चीज़ें। व्याकरण क्या, उसकी निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। ज्योतिष, छंद, निरुक्त, भाषा विज्ञान, व्याकरण, कर्मकांड, कल्प और शिक्षा, ये 6 वेदांग हैं, आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है महाभारत। ठीक है, महाभारत, तो महाभारत हमारा महाकाव्य है। ये व्यास की कृति है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा था महाभारत को। ये संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक लिखा गया था। ठीक है, तो एक राइटर ने नहीं लिखा है। इनिशियली इसमें कितने थे, 8800 श्लोक थे, सिर्फ और सिर्फ कितने थे, 8800। इसका नाम क्या था, जयस था। ठीक है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। इसमें विजय की बात की गई थी। ठीक है, इन पांडवों ने कौरवों पर विजय की थी, तो मेन तो इसमें यही लिखा हुआ था। ठीक है, तो जयस नाम था स्टार्टिंग में इसका। ठीक है, 8800 श्लोक थे, याद करना है नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि जयस नाम था स्टार्टिंग में इसका। फिर बाद में ये बढ़कर कितने हो गए, 24,000 श्लोक हो गए, और इसका नाम भारत नाम रख दिया गया। क्यों, क्योंकि भरत, जो राजा भरत थे, उनके वंशजों की कथा थी, तो उस वजह से भारत नाम रख दिया गया इसका। ठीक है, तो भारत का जो नाम भारत आया है वो भी इसी वजह से आया है, राजा भरत की वजह से। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। ओके, अब बात आती है अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, मतलब देख रहे हो 8800 श्लोक थे, फिर 24,000 हो गए, और फिर बढ़ते बढ़ते 1 लाख श्लोक हो गया, तो एक महाकाव्य हो गया। इतना सब कुछ, इसीलिए बोलते हैं कि महाभारत में जो नहीं है ना वो कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, इतना सब कुछ सभी भर दिया आपने उसमें, तो इसमें 1 लाख श्लोक हो गया, मतलब हर चीज़ इसमें है। ठीक है, तो महाभारत अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, इतने अच्छा लिखा है, और हमारे जो पूर्वज थे, मतलब बेसिकली इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने मतलब हर फील्ड में हर तरह की चीज़ लिखी है। फील्ड इन द सेंस, मतलब आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी आप चीज़ देख लो, आपको वो महाभारत में मिल जाएगी। इवन आप महाभारत का अगर सीरियल भी देखते हैं तो आपको अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं कृष्ण की बातों में मिल जाएगा। ठीक है, तो अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। ठीक है, और 1 लाख होने की वजह से इसको क्या बोलने लग गए, 1 लाख। ठीक है, सत शाही संहिता। ठीक है, इसको बोलने का मतलब कि उसमें 1 लाख है। ठीक है, या फिर महाभारत, भारत से फिर बहुत बड़ा हो गया तो महाभारत इसका नाम हो गया। ठीक है, मूल कथा जो कौरवों और पांडवों की युद्ध की थी, कौरवों पे पांडवों की विजय की थी, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है, ऐसा मान रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है। तो महाभारत व्यास की कृति है, और इसके बारे में सब कुछ आपको पता है। आपको बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि जयस इसका नाम था पहले, फिर भारत हो गया, फिर महाभारत हो गया। ठीक है, और आज की डेट में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं। ओके, उसके बाद बात आती है रामायण की। ठीक है, तो रामायण किसने लिखी थी, तो वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। इनिशियल जो रामायण थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी। इसमें स्टार्टिंग में 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर बाद में 12,000 हो गए, और बाद में 24,000 हो गए। उसमें 1 लाख तक पहुँच गए थे, इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो इनिशियली इसमें 6000 थे, फिर 12,000, फिर 24,000। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। ठीक है, तथापि इसमें कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़े गए, मतलब कि एक अतिशोक्ति टाइप की बता दी जाती है ना, कि अरे नहीं ऐसा हुआ था वैसा होता, तो
बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें चीज़ें सही लगती हैं, ऑथेंटिक लगती हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई थी, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व 5वीं सदी में इसकी स्टार्टिंग लगती है। तब से 5 अवस्थाओं में ये गुजरी, ठीक है। और इसकी जो 5वीं अवस्था है ना, लास्ट वाली, वो 12वीं सदी की है, ठीक है। ईसा की 12वीं सदी, मतलब कि ईसा पूर्व 5वीं सदी से स्टार्ट होके ईसा की 12वीं सदी में, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब इसकी रचना महाभारत के बाद में हुई ऐसा लगता है। क्लियर है? ठीक है। तो रामायण हो गई, महाभारत हो गई। हम पढ़ने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, और हमें बहुत विश्वास है इनमें, लेकिन पढ़ने के लिए हमें क्या, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो कब लिखा गया था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ठीक है, रामायण महाभारत दोनों हो गए। अब बात आती है वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। कर्मकांड साहित्य ये वैदिक काल के बाद हमें मिलता है। इसमें आपका मेन हम देख लेते हैं श्रोत सूत्र। ये राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्ण जो थे उनके द्वारा धनाढ्य पुरुषों के द्वारा या अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान किस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये सब इसमें दे रखे हैं, मतलब बेसिकली आपको किस तरह से यज्ञों में विधि विधान करना है, ठीक है। पहले आपको इस तरह से बैठना है, ठीक है, यहाँ पे यज्ञ बनाना है, ऐसे बैठना है, इसको इधर बैठना है, इसको इतना बैठना है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको किस चीज़ का होम देना है, ये सब करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कि क्या विधि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। और इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान किए गए हैं। राज्याभिषेक वगैरह किस तरह से होगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। ओके, उसके बाद गृह सूत्र, जात कर्म, जन्मानुष्ठान, ठीक है, जन्म अनुष्ठान, नामकरण, उपनयन, ये आपके उपनयन संस्कार होता है, विवाह होता है, श्राद्ध होता है, मतलब ये हमारे जो संस्कार होते हैं, ठीक है। तो जन्म के टाइम पर होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, ये सभी होता है, ठीक है। विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि जो सब विधि विधान लिखा हुआ है वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है, गृह सूत्र में लिखा हुआ है, ठीक है, गृह सूत्र में लिखा हुआ है। श्रोत और गृह सूत्र दोनों ही ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास है। क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद आता है शुल्ब सूत्र। ये यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन, मतलब कि यज्ञ की वेदी किस तरह से होनी चाहिए, कितना उसकी ज्यामिति, मतलब कि यहाँ से हमें पता चलता है कि मैथमेटिक्स भी यूज़ करते थे वो उस टाइम पर उसमें, ठीक है। तो गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ हुआ। अब इनके बाद 2 धर्म मेन आते हैं, और भी बहुत सारे धर्मों ने जन्म लिया, लेकिन मेनली 2 धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जैन और बुद्ध। तो इनके बारे में हम स्पेशल लेक्चर्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, ठीक है। तो जैन और बुद्ध के जो धर्म हैं उनमें ऐतिहासिक व्यक्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। सिर्फ धर्मों का ही नहीं, उस टाइम का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, जो लोगों की बोलचाल की भाषा थी। यह भाषा मगध यानी कि दक्षिण बिहार में बोली जाती थी, ठीक है। मगध दक्षिण बिहार में बोली जाती थी पाली भाषा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी लिखी गई हैं। ये जो जिसमें लिखी गई हैं उसको बोलते हैं जातक, ठीक है, जिसमें जन्म के पूर्व जो गौतम बुद्ध थे उनके पहले भी जन्म हो चुके हैं उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक, मतलब 2री ईस्वी तक, ठीक है, 2nd AD तक, ये 5वीं सदी ईसा पूर्व मतलब कि 5 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और 2री सदी मतलब 2 AD तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं, ठीक है। उस टाइम की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देते हैं, मतलब कि सभी बता रहे हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसीलिए बुद्ध की जो ग्रंथ है वो हमारे देश के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई थी। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था, मतलब कि लास्ट इनको अंतिम रूप कब दिया गया था, इनके जो ग्रंथ थे उनको, वो गुजरात के बल्लभी नगर में 6ठी सदी में, ठीक है, 6 AD में। ओके, तो बहुत टाइम तक लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये होगा जैन और बौद्ध धर्म। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाणिनि का व्याकरण, इसमें 450 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, 450 ईस्वी। ओके, अब व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के
क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृत पर अमूल्य प्रकाश डाला था। मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें समाज व्यवस्था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम पर, ठीक है, और संस्कृति कैसी थी, ये सब चीज़ें पता चलती हैं हमें पाणिनि का व्याकरण। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र जो है वो विधि ग्रंथ है। ये 15 अधिकरणों या खंडों में लिखा गया है। इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। खंड मतलब बेसिकली आप जिस तरह से चैप्टर्स डिवाइड कर देते हो, तो दूसरा और जो तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की, सिर्फ एक ने नहीं, और बहुत सारे लेखकों ने इसकी रचना की थी। इनमें प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इतिहास को समझना है, हमें जानना है कि उस टाइम पे किस तरह का था, तो हमें उसकी अर्थव्यवस्था, उसका राज्यतंत्र किस तरह से रहा होगा, समाज व्यवस्था कैसी रही होगी, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और इसी वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये सब के बारे में बताया गया भाई कि समाज व्यवस्था कैसे थी, किस तरह के लोग रहते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, किसका राज्य था वहाँ पे, राज्य व्यवस्था कैसी थी, समृद्ध था या नहीं था, अर्थव्यवस्था मतलब कैसी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, क्लियर है। तो ये पाणिनि का व्याकरण और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। ओके, कालिदास का एक नाटक भी इम्पॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद आता है संगम साहित्य। तो संगम साहित्य कौन सा ग्रंथ है, तो तमिल ग्रंथ है, ठीक है। तो प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। क्लियर है। क्या ये धार्मिक ग्रंथ है, तो नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तमिल ग्रंथ है। संगम साहित्य, संगम का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें आके मिलें, कुछ लोग आके मिलें, जैसे हम बोलते हैं 3 नदियों का संगम, ठीक है, तो 3 नदियाँ आके मिली, ठीक है, तो उसको बोला हमने संगम, ठीक है, ये बोलते हैं हम। तो इसी तरह से कुछ विद्या केंद्र थे, ठीक है, जहाँ पर कवि और भाटे आए, 3-4 सदी तक वहाँ पे आते रहे ये लोग, और ये साहित्य का उन्होंने सृजन किया। मतलब कि एक विद्या केंद्र में बहुत सारे कवि वगैरह आते थे, वहाँ पे आके वो कुछ साहित्यिक सभा करते थे। इस साहित्यिक सभा को संगम बोलते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का संगम हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे कवि वगैरह आके मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसको संगम सभा बोलते थे। और वो जो लिखते थे, वो जो साहित्य लिखते थे, उस साहित्य का नाम क्या कर दिया हमने, संगम साहित्य, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, संगम साहित्य। तो एक दिन में नहीं लिखा गया, कोई भी साहित्य एक दिन में नहीं लिखा जाता, 3-4 सदियों में ये पूरा हुआ है। ओके, क्लियर है। उसके बाद इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। ये सब जो लिखा है उसको ईसा की 4 आरंभिक सदी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें हुआ, ठीक है। और जो अंतिम संकलन था इसका, वो 6ठी सदी में हुआ, ठीक है। तो ज़्यादातर कृतियों का संकलन 4 सदियों में हो गया, मतलब कि 1, 2, 3, 4 AD इनमें लिखा गया, और फिर 6ठी में पूरी तरह से इसको मतलब कंप्लीट कर दिया गया था। क्लियर है। अब संगम साहित्य के जो पद हैं वो 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, ठीक है, 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 टोके अर्थात संकलनों में विभक्त है, मतलब कि 8 संकलनों में विभक्त हैं, ठीक है। ये नाम जो है वो तमिल में है। ओके, फिर उसके बाद पद 100 के समूह में संग्रहित हैं, 100 के समूह में है, जैसे पुरनानुरू, ठीक है, 12 के 4 शतक, मतलब कि 4 शतक हो गए, ठीक है। तो शतक मतलब 100, ठीक है। तो 100 के समूह में संग्रहित हैं ये पद, ठीक है। तो इस तरह से 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। मुख्य समूह है कौन कौन सी, पट्टी नेडिकल, पट्टी नैनकील, कणक्कू, इसको बोलते हैं 18 निम्न संग्रह। ये आपको नाम नहीं याद रखना है, 18 निम्न संग्रह और 10 गीत, ठीक है, पद पाठ। ये तो बेसिकली क्या है, आपको कितना याद रखना है, तो तमिल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जो 3-4 सदियों में लिखा गया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सदी में इसका संकलन किया गया है, 6ठी सदी लास्ट है, ठीक है। 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। क्लियर है। 100 के समूहों में संग्रहित है। खत्म। ओके, पहला दूसरा सबसे पुराना है और इसलिए इसे लौकिक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्लियर है। तो ये संगम साहित्य हो गया। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, तो ये जो वीर पुरुष है ना, उनके गुणगान किए गए हैं। ठीक है, तो ये लौकिक साहित्य क्यों बोला है हमने, ठीक है, क्योंकि वीर पुरुष जो नायक हैं, जो राजा है, वीर पुरुष और जो नायिकाएं हैं, उन सभी का गुणगान किया गया है। ठीक है, योद्धा जो होते थे, सामंत या राजा
के नाम का उल्लेख किया गया, उनकी जो वीरता की कथाएं होती थी वो सब इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली राजाओं की या जो वीर पुरुष होते थे उनकी इसमें तारीफ की गई है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक संगम ग्रंथ में चेर राजाओं के नाम के जो दान करता थे उनके बारे में लिखा गया है, और पहली और दूसरी सदी के दान पत्र में भी आए हैं ये सब। ठीक है, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब ये आ गया आपका संगम साहित्य। तो यहाँ पे ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो अगर हम बात करें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सदी इस टाइम की बात करें, तो जो तमिलनाडु थे, तो तमिलनाडु के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका अगर हमें उसके बारे में जानना है तो उसके लिए हमें संगम साहित्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ओके, व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों की भी पुष्टि होती है। मतलब कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे विदेशी लोग आते थे तो वो चीज़ हमें पता चलती है। ठीक है, तो यवन के लोग अपने अपने पोतों पे बैठकर यहाँ पर आते थे, सोना चांदी, ये जो सोना थे लेकर यहाँ से गोल मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों को सुरा और दासियाँ पहुँचाते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये सब चीज़ें हमें कैसा पता चला कि यवन वगैरह आते थे, तो ये इसमें भी लिखा हुआ है। इसके अलावा लैटिन और ग्रीक लेखों में भी ये मिलता है। ठीक है, तो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं इसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब आता है विदेशी विवरण। तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। इसके लिए हमें विदेशियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कि सिकंदर ने हमला किया, इस चीज़ के बारे में भारत के जो ग्रंथ हैं ना उनमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो फिर इसके लिए हमें विदेशी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक्स पे निर्भर रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान की उसके टाइम पर, मतलब कि जो सिकंदर ने ये हमला किया था, तो ये यूनानी लेखकों ने इसके हमले के बारे में लिखा और उसके टाइम पर एक के बारे में डिस्कस किया इन्होंने, सैंडोकोटस। ये सैंडोकोटस के नाम का इन्होंने उल्लेख किया है कि उस टाइम में भारत में ये था, और ये उस टाइम में कौन हो सकता है? तो हमने ऐसा अनुमान लगाया कि ये सैंडोकोटस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही उस टाइम पर एक बड़ा राजा था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में, तो राज्यारोहण की तिथि इतनी थी और इस टाइम पर आपका सिकंदर ने यहाँ पे हमला किया था, तो इस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, तो ये सैंडोकोटस जिसके बारे में बोला गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों एक ही हैं। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर मेगस्थनीज आया था। उनने एक बुक लिखी थी इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका। तो मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में इस बुक से हमें पता चलता है। तो ये मेगस्थनीज जो थे उनकी जो इंडिका बुक है उससे हमें मौर्य काल में क्या सामाजिक वर्ग किस तरह कितने वर्गों में बटा हुआ था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब चीज़ें पता चलती है। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों में, मतलब कि ईसा की 1st AD और 2nd AD, इस टाइम पर यूनानी और रोमन ये लोग जो थे उन्होंने जो लिखा तो उसमें भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन्होंने भारत के जो बंदरगाह थे वहीं पर आए थे तो उन बंदरगाहों के बारे में लिखा, और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार, क्या व्यापार होता था, कौन कौन सी वस्तुएं उसमें आगे भेजी जाती थी और ली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से व्यापार का आदान प्रदान किस तरह से था इसकी चर्चा हमें मिलती है। तो ये विदेशी विवरण हैं जो हमें हेल्प करते हैं इतिहास को जानने में। ठीक है, उसके बाद चीनी पर्यटक भी आए थे भारत में, तो 2 इम्पॉर्टेंट है, फाहियान और हुआनसांग। ठीक है, फाहियान और हुआनसांग, ये 2 जो चीनी यात्री थे वो बुद्ध थे। ठीक है, बुद्ध धर्म को मानते थे और जो बुद्ध के जो तीर्थ थे ना उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो दर्शन करने आए थे तथा बुद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे ये 2 चीनी यात्री। ठीक है, फाहियान ईसा की 5वीं सदी में के, मतलब 5वीं सदी जो थी 5 AD, ठीक है, उसमें यहाँ पर आया था, और हुआनसांग जो था वो 7वीं सदी में आया था। ठीक है, 7वीं सदी में 7 AD में आया था। क्लियर है? फाहियान, हुआनसांग, मतलब पहले फाहियान आया था, ये आपसे पूछा भी जाता है कि कब किसके टाइम पर आया था। तो फाहियान ने गुप्तकालीन भारत के सामाजिक, मतलब इस टाइम पे गुप्तकाल चल रहा था, तो गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को बताया था फाहियान ने, और हुआनसांग हर्षकाल के टाइम पे आया था, तो हर्षकालीन भारत के बारे में इसने जानकारी दी।
तो ये 2 चीनी यात्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे किस तरह का शासन था, गुप्त काल कैसा था, हर्ष काल कैसा था, उसके टाइम का हमें इनके लिखे गए लेखों से पता चलता है। तो ये विदेशी विवरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब बात आती है कि ऐतिहासिक दृष्टि, ठीक है। तो कई प्रकार के संबंध अब हम पर ये बोला जाता है कि भारतीयों ने जो भी लिखा है ना, वो ऐतिहासिक दृष्टि नहीं थी, मतलब कि हिस्ट्री हम किस तरह से लिखते हैं कि टाइम हो उसमें, ठीक है, उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में लिखा जाता है। ये तो सच है कि भारतीयों ने इस तरह से नहीं लिखा। जैसा इतिहास अभी अगर हम बात करें, अभी अगर हम लिखें तो उस तरह का इतिहास पहले नहीं लिखा गया है, ये सच है बिल्कुल, ठीक है। और ना तो ऐसा लिखा कि आज लिखा जाए और ना वैसा लिखा जैसे यूनानियों ने लिखा। फिर भी कहीं ना कहीं हमें इतिहास का पता कहाँ से चलता है, पुराणों से पता चलता है, ठीक है। हम पुराणों से पता कर पाते हैं कि इतिहास, ठीक है, इस तरह का रहा होगा, ये सब चीज़ें, तो हम उससे टाइम पता लगा पाते हैं, ठीक है। पुराण जो है हमारे वो 18 हैं, ठीक है, ये भी हमें पता है। और इसके अलावा जो भी इतिहास पुराणों में लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद हमें सिक्कों वगैरह से, अभिलेख वगैरह से मिला है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं, ये सब युग बताए गए हैं, मतलब कि टाइमिंग इसमें बताई गई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो कौन कौन से 4 युग हैं, एक त्रेता, द्वापर, काली, ये युग बताए गए हैं। और ये इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे युग चेंज होता जाएगा, जो मनुष्य है पिछले युग से और ज़्यादा बदतर होता जाएगा, घटिया होता जाएगा, ठीक है, ये सब बताया गया है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि एक युग से दूसरा युग अगर चेंज होता है तो उससे धर्म अधर्म में बदल जाता है, अधर्म धर्म में बदल जाता है, मतलब कि जिसको अभी तक हम धर्म बोल रहे थे वो अधर्म धर्म में बदल जाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बोलते हैं कि नहीं, भारत वाले जो लेखक थे उनने ऐतिहासिक दृष्टि बिल्कुल नहीं दिखाई, ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई तरह के संबंध हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुए, संबंध प्राचीन भारत में ही शुरू हुए, जैसे कि विक्रम संबंध चला, जो इनको पूछा जाता है कब से कब तक था, ठीक है। तो विक्रम संबंध 57-58 ईसा पूर्व में हुआ था इसका आरंभ। शक संबंध जो अभी भी चलते हैं, ठीक है, 78 ईसा पूर्व में इसका आरंभ हुआ था। गुप्त संबंध जो था वो 319 ईस्वी में उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 संबंध हमें याद रखने हैं, ठीक है। विक्रम संबंध 57-58 ईसा पूर्व में, शक संबंध 78 ईसा पूर्व में और गुप्त संबंध 319 ईसा पूर्व में। क्लियर है। तो अभी अगर हम बात कर रहे थे कि नहीं भाई ऐतिहासिक दृष्टि में हमने टाइम उस तरह से इतिहास नहीं लिखा भारतीयों ने, तो भाई ये जो संबंध हुए वो भी भारत में ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें देख लेना चाहिए। उसके बाद 3री सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेखों में काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इस तरह से नहीं लिखाया गया है, टाइमिंग के हिसाब से नहीं लिखा गया है, तो नहीं दिखा है। तो ईसा पूर्व जो 3री सदी थी, अशोक का टाइम था, उसमें बहुत हमें ऐतिहासिक दृष्टि दिखती है। अशोक ने 37 वर्ष शासन किया था, उसके शिलालेखों में उसके शासनकाल के 8 से 27 वर्ष तक की घटनाएं हमें मिलती हैं। और बाकी जो है उसके बारे में नहीं पता चला है, अगर हम और भी खुदाई करेंगे पता चलेंगी चीज़ें, तो हो सकता है इसका टाइमिंग वगैरह और भी हमें आगे का पता चल जाए, ठीक है। अब आते हैं ईसा की 1ली सदी में कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में अपने जीवन की घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है। तो ये ईसा की 1ली सदी में ये जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें वर्षवार अभिलेख किया गया है, मतलब कि टाइम के हिसाब से किया गया है। तो यहाँ पे भी हमें ऐतिहासिक दृष्टि मिलती है। 20वीं सदी में बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, इसमें भी हमें ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय मिलता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, ठीक है। तो ये है। तो अब ये तो हो गई आपके ऐतिहासिक दृष्टि, ठीक है, किस तरह से विदेशियों ने लिखा, भारत में किस तरह से क्या हुआ, कौन कौन से अभिलेख से हमें पता चलता है। मतलब हमने इसमें पढ़ा क्या, हमने इसमें पढ़ा कि कौन कौन से चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जो राइटर्स थे उन्होंने इतिहास कैसा लिखा, मतलब हमें इतिहास कैसे पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, अभिलेख से पता चलता है, नीचे खोद कर अगर हम खुदाई करें तो वहाँ पे जो चीज़ें पुरावशेष मिलते हैं उनसे पता चलता है, ठीक है। पांडुलिपियाँ हैं हमारे पास, फिर उसके पास धार्मिक ग्रंथ आते हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सब जो हैं उनसे पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरह का
वर्ण व्यवस्था थी, किस तरह का था, तो ये सब चीज़ें हमें जो धार्मिक ग्रंथ है उनसे पता चलता है। फिर बौद्ध जैन के आते हैं, तो इन सब से भी हमें पता चलता है उस टाइम पे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर उसके बाद कुछ विदेशी आए, उन्होंने लिखी, अच्छा कुछ हमारे राइटर्स भी जैसे कालिदास हो गए, ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर चाणक्य हो गए, तो इन सभी ने लिखा, पाणिनि का व्याकरण, तो इनसे हमें पता चला। फिर उसके बाद जो विदेशी आए उन्होंने लिखा, फाहियान आया, हुआनसांग आया, तो इन सब ने क्या लिखा उससे पता चला। मैगस्थनीज की इंडिका से हमें पता चला, ठीक है। तो ये यूनानी लेखकों ने जो लिखा उससे हमें पता चला कि हमारे यहाँ पे ये हुआ होगा उस टाइम पर, तो हमने उनको मैच किया। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी, मैंने कोई बुक लिखी, मेरे में अलग लिखा हुआ है, आपके में अलग लिखा हुआ है, पर कोई एक पर्सन है जो दोनों में है, ठीक है, या आपके उस टाइम पर मेरे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था, तो मैंने ये चीज़ मिला ली कि अरे आपने इसकी बात की होगी, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि बस अंदाज़ा लगा लिया, तो इससे हमें पता चलता है। तो ये सब चीज़ें हमने मिला जुला के पढ़ी, ओके, उससे ये पता चला हमें। फिर उसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था इंडिया में या नहीं था, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि हाँ उतना अच्छे से तो नहीं लिखा था, लेकिन फिर ऐसा नहीं बोल सकते हम कि बिल्कुल ही अभाव था, ठीक है। तो हमने संबंध भी चलाए, तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि इतिहास का निर्माण, ठीक है। तो अब तक जो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरातत्व स्थल जो हैं, पुरास्थल, उनकी खुदाई और छानबीन हम कर चुके हैं, ठीक है। प्राचीन जो भारतीय इतिहास था उसकी मुख्य धारा में उनके परिणाम को कोई स्थान हम नहीं मिला है। अगर हम बात करें बुक्स की, तो उनमें इस तरह से हमें नहीं मिलता है, मुख्य धारा में हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें ये सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब हमारे सामने क्या बात आती है कि इतिहास किस तरह से लिखा गया है, सिंपल सी बात है। कौन कौन से विदेशी साहित्यिक स्रोत को इसमें हमने आधार बना के इसको लिखा है, अभिलेख और जो सिक्के हैं उनकी क्या भूमिका रही है, क्या इम्पोर्टेंस रही है, उनकी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए या जो हमें प्रमाण मिले हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और कौन कौन से नए तरीके हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बात आती हैं। तो इतिहास किस तरह से लिखा जाए और किस तरह से पढ़ा जाए, और इतिहास का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।